नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है कुमार आर्यन और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे बेसिकली मैं आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ हिंदी में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग मैनेजमेंट का चार्ट नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैनेजमेंट का पूरा कोर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैनेजमेंट का पूरा कोर्स मैं अपने नोट्स के फॉर्मेट में लेकर के आया हूँ। जो भी मेरा नोट्स था, जो मैंने बनाए थे, बहुत रिसर्च करके वो नोट्स को मैंने चार्ट के फॉर्म में प्रिपेयर किया है और इसी चार्ट से मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ, याद कराता हूँ। तो एक तो अंडरस्टैंडिंग में कराता हूँ आपका और दूसरा लर्निंग कराता हूँ या फिर कहें मेमोराइज़ेशन कराता हूँ। लर्निंग कराता हूँ, मेमोराइज़ेशन कराता हूँ। ये चार्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही चार्ट के बेसिस पे मैं मैराथन सेशन लेकर के आऊँगा एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले। तो ये जो मैराथन सेशन है, इससे आपके श्योर शॉट 10 से 15 नंबर बढ़ेंगे। तो ये मैराथन सेशन का पूरा उपयोग करने के लिए, पूरा फ़ायदा उठाने के लिए आपको ये चार्ट वाला वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ये जो है, ये चार्ट नंबर 8 है। इससे पहले मैंने चार्ट नंबर 1 से लेकर के चार्ट नंबर 7 तक के वीडियो डाले हैं, तो वो आप ज़रूर देख कर के आओ प्लेलिस्ट से, ठीक है? मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है मैनेजमेंट का, वहाँ पर आपको चार्ट 1 से लेकर चार्ट 7 तक के वीडियो मिल जाएँगे, वो आप ज़रूर देख कर के आओ, फिर आप चार्ट नंबर 8 को देखो, आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चार्ट नंबर 8 को देखने वाले हैं। स्टार्टिंग से देखते हैं कि हम लोगों ने अब तक क्या-क्या देख रखा है। मोटिवेशन, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन प्रोसेस क्या है और मोटिवेशनल थ्योरी क्या है और मोटिवेशनल थ्योरी के अंदर कंटेंट थ्योरीज किसको कहते हैं, प्रोसेस थ्योरीज किसको कहते हैं। अभी वापस से हम लोग ये चीज़ को देखेंगे। इसके बाद हम लोगों ने देखा कंटेंट थ्योरीज। सबसे पहले देखा कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है, फिर एक्सटेंडेड मैस्लो क्या कहता है, फिर इसका क्रिटिसिज्म क्या है। फिर अगला चार्ट में हम लोगों ने देखा कि अल्डरफर हायरार्की ऑफ नीड्स किसे कहते हैं और मैक्लेलैंड थ्योरी ऑफ नीड्स क्या है। फिर हम लोगों ने देखा कि फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग का टू फैक्टर थ्योरी किसको कहते हैं और इसका क्या क्रिटिसिज्म है। फिर हम लोग देखें कि थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई क्या होता है। अब तक जो कंटेंट थ्योरीज हम लोगों ने यहाँ तक देखा था, ये जो था सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट था और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट था। मतलब इससे आपके डिस्क्रिप्टिव भी पूछे जा सकते हैं और एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन इसके बाद से जब हम लोगों ने पढ़ने चालू किया मैकग्रेगर थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई से, वहां से ये सब थ्योरी सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट था। ऑब्जेक्टिव के लिए क्यों इंपॉर्टेंट था? सिर्फ क्योंकि ये सिलेबस में डायरेक्टली नहीं दिया गया है, लेकिन आपसे सवाल पूछ लेता है, तो इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि थ्योरी जेड क्या होता है, इंस्टिंक्टिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या है और हेनरी मरे का मैनिफेस्ट नीड्स थ्योरी क्या है। आज हम लोग प्रोसेस थ्योरी को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला प्रोसेस थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। प्रोसेस थ्योरी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको जरूर करना चाहिए। यहाँ से आपको 3-4 नंबर रेगुलर मिलते ही है। ये पूरा मोटिवेशन चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला थ्योरी तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये थ्योरी को आज हम लोग करेंगे। पहले इसका कहानी समझेंगे, फिर हम लोग समझेंगे कि ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या होता है, फिर हम लोग चार्ट में आएंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस थ्योरी से पहले मैं पूरा इसको कहानी समझाता हूँ। पहले आप पूरा कहानी को समझ लीजिए, ठीक है? देखिए, हम लोग जब मोटिवेशन जाने तो बहुत लोग को लगा कि यार मोटिवेशन बहुत काम का चीज़ है। अगर एक इंसान के अंदर मोटिवेशन घुस जाएगा ना, मोटिवेशन आ जाएगा उसके अंदर, तो वो जितना कैपेबल है ना उससे ज़्यादा काम कर देगा। तो बिज़नेस आदमी लोग सोचा, जो बिज़नेसमैन लोग हैं, वो लोग सोचा कि देखो अगर हम अपना एम्प्लॉइज़ को, अपना वर्कर को एक बार मोटिवेट कर देते हैं ना, तो ज़्यादा काम कर देता है मेरे लिए और ज़्यादा काम कर देता है तो उनको प्रॉफ़िट हो जाता है। तो वो लोग सोचने लगा कि क्या-क्या चीज़ इसको मोटिवेट कर देगा और हम क्या-क्या चीज़ इसको दे दें कि ये मोटिवेट हो जाए और ये मेरे लिए ज़्यादा काम करे, मैं ज़्यादा प्रॉफ़िट बना कर के दे। तो ये सब चीज़ बहुत सारे लोग सोचने लगे और यही सोच-सोच के बहुत सारे लोगों ने थ्योरीज़ दिया। तो उसी थ्योरीज़ को हम लोग कहने लगे कि मोटिवेशनल थ्योरीज़, मोटिवेशनल थ्योरीज़। ठीक है? तो 2 तरह का मोटिवेशनल थ्योरीज़ आया। सबसे पहले तो कंटेंट थ्योरीज़ आया, जिसमें लोगों ने कहा कि कुछ-कुछ कंटेंट है, उसको अगर आप पूरा कर दोगे, कुछ-कुछ कंटेंट है, कुछ-कुछ चीज़ें हैं, कुछ-कुछ नीड्स है, उसको अगर आप जब पूरा कर दोगे, तो एक आदमी मोटिवेट हो जाता है। ठीक है? तो कंटेंट थ्योरीज़ आया, जिसमें बात होने लगी नीड्स के बारे में, कि कुछ-कुछ नीड्स है, उसको अगर पूरा कर दोगे ना, तो एक इंसान बहुत खुश हो जाता है, मोटिवेटेड हो जाता है और आपके लिए ज़्यादा काम करता है। फिर इसके बाद फिर बात आया प्रोसेस थ्योरीज़ का। प्रोसेस थ्योरीज में कहा गया कि देखो इंसान है, एक तरीके से एक प्रोसेस से गुजर करके मोटिवेट होता है। अचानक से मोटिवेट नहीं हो जाएगा, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से ही एक आदमी मोटिवेट हो पाता है। तो उस तरह के थ्योरीज को नाम दे दिया गया प्रोसेस थ्योरीज।
तो हम लोगों ने सारा कंटेंट थ्योरीज ऑलरेडी पढ़ रखा है, अब प्रोसेस थ्योरीज पढ़ेंगे। प्रोसेस थ्योरीज में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मालूम? हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या प्रोसेस है जिससे एक इंसान मोटिवेट हो जाता है, जिससे एक इंसान मोटिवेटेड हो जाता है। तो ये प्रोसेस को अगर हम लोग जान लेंगे, ठीक है, अगर ये प्रोसेस को हम लोग जान लेंगे तो हम लोग ये समझ लेंगे कि किस प्रोसेस में हम लोग हल्का सा चेंज कर दें कि इंसान ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाए। और इंसान अगर ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएगा तो ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा काम करेगा तो मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, है ना? इसीलिए हम लोग प्रोसेस थ्योरीज को समझने लगे। हर प्रोसेस को हम लोग ध्यान से देखेंगे कि प्रोसेस किस तरह से बीत रहा है, उस प्रोसेस को फिर हम लोग हल्का फुल्का चेंज करेंगे और एक इंसान को अच्छे से मोटिवेट कर देंगे, है ना? तो वही प्रोसेस थ्योरीज को आज हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला प्रोसेस थ्योरीज क्या है? ग्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ठीक है। तो व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी देखते हैं। व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो इसको अगर तीन भाग में बांटे तो व्रूम्स आएगा, एक्सपेक्टेंसी आएगा और थ्योरी आएगा। थ्योरी का क्या मतलब कि एक मोटिवेशनल थ्योरी है, और थ्योरी का मतलब ये होता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है थ्योरी, समझे? तो इट इज नॉट प्रैक्टिकल, ठीक है, इट इज ओनली थ्योरी, ठीक है, इट इज ओनली थ्योरी, ठीक है। थ्योरी से आपको ये समझ में आ गया। ये थ्योरी कौन दिया था? ब्रूम दिया था। तो इसको देने वाला कौन था? विक्टर ब्रूम, ठीक है। अब किसके बारे में दिया था? एक्सपेक्टेंसी के बारे में, कि लोग क्या एक्सपेक्ट करता है, आर्यन क्या एक्सपेक्ट करेगा। आर्यन जो एक्सपेक्ट करेगा अगर उसको वो मिल जाए तो वो पूरा मोटिवेट हो जाएगा। हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं? हम आपको जब पढ़ाएं यूट्यूब पे तो आप हमको 1 मिलियन व्यूज दे दें, ठीक है, आप हमको 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स दे दें, ठीक है। अगर ये मेरा एक्सपेक्टेंसी पूरा हो जाएगा तो हम मोटिवेटेड हो जाएंगे। तो यही है बेसिक ओवरव्यू ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अभी जो मेरा वीडियो है वो थोड़ा सा ठीक से नहीं आ रहा होगा, फ्लक्चुएट कर रहा होगा, तो आज के लिए आप प्लीज़ इसे बियर कर लीजिए, क्योंकि मेरे घर में भी काम चल रहा है, तो वहाँ बिल्डिंग हो रही है, तो इसके वजह से मेरा इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा इधर फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। इसके लिए मुझे आज थोड़ा आप बियर करिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा ना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए थे कि ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या होता है। ब्रूम का मतलब विक्टर ब्रूम ने दिया था। एक्सपेक्टेंसी मतलब कि एक इंसान जो चीज एक्सपेक्ट करता है वो उसको अगर मिल जाए तो वो मजे मजे मोटिवेटेड हो जाएगा। थ्योरी का मतलब कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, इट इज ओनली ए थ्योरी, ठीक है। अब हम लोग इसको एक्सपेक्टेंसी को और गहराइयों में समझते हैं कि अच्छा ये क्या प्रोसेस है। ये एक्सपेक्टेंसी पूरा प्रोसेस को हम लोग समझते हैं, ये क्या प्रोसेस है। ये प्रोसेस अगर हम लोग समझ गए तो इसका मतलब कि पहला प्रोसेस थ्योरी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो विक्टर ब्रूम का हम लोग पूरा कहानी समझते हैं, पूरा प्रोसेस समझते हैं कि वो कौन सा प्रोसेस का बात कर रहा है जिससे आदमी मोटिवेटेड हो जाता है। तो विक्टर ब्रूम कहता है कि मान लीजिए कि एक आदमी है, इसका नाम समझ लीजिए आर्यन, मतलब हम ही हैं, मान लीजिए आर्यन है। तो ये सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछेगा कि हम जो एफर्ट डालते हैं क्या उससे हम परफॉर्म कर पाएंगे, क्या मेरा एफर्ट से परफॉर्मेंस हो पाएगा। जो भी हम मान लीजिए कि एनालिसिस करते हैं, पीवाईक्यू का एनालिसिस करते हैं, ठीक है, चार्ट बनाते हैं, अपना नोट्स प्रिपेयर करते हैं, तो क्या इस नोट्स से, चार्ट से हम वीडियो बनाने के लिए कैमरा के पास खड़े हो पाएंगे, ठीक से परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक से प्रेजेंट कर पाएंगे। ये मेरा सवाल है, सबसे पहला सवाल जो एक इंसान पूछेगा, ठीक है, कि मेरा एफर्ट से परफॉर्म हम कर पाएंगे। अगर इसका जवाब उसको हाँ मिल जाता है, अगर उसका जवाब इसको हाँ मिल जाता है, तब ये अगला स्टेप में पहुंच जाएगा आर्यन। आप दूसरा सवाल पूछेगा अपने आप से। अब आर्यन सवाल पूछेगा कि हम जो परफॉर्मेंस दिए हैं, हम जो वीडियो के अंदर आए हैं, कैमरा में बोले हैं, प्रेजेंट किए हैं अपनी चीजों को, क्या उससे आउटकम निकलेगा, क्या उससे मेरा वीडियो अच्छा बनेगा, ठीक है। अब ये सवाल पूछने लगा है आर्यन खुद से, ठीक है, कि हम जो भी वीडियो बनाए हैं या प्रेजेंटेशन बनाए हैं, पीपीटी बनाए हैं, ये पीपीटी से क्या मेरा जो वीडियो है वो अच्छा बनेगा, गुड क्वालिटी वीडियो बनेगा, हम सोच रहे हैं। अगर इसका भी जवाब हाँ है, अगर इसका भी जवाब यस निकल के आ गया, अब पहले वाला जवाब भी यस था, तो अब तीसरा सवाल हम पूछेंगे अपने आप से। वो क्या होगा? फिर आर्यन पूछेगा अपने आप से कि ये जो मेरा आउटकम है,
इससे जो हम चाहते थे वो रिवॉर्ड मिल रहा है। मतलब आर्यन अभी सोच रहा है कि हम जो ये गुड क्वालिटी का वीडियो बनाए हैं, गुड क्वालिटी का वीडियो हम बनाए हैं जो, इससे हमको लाइक शेयर सब्सक्राइबर मिल रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइबर मिल रहा है, लाइक मिल रहा है, शेयर मिल रहा है, कमेंट मिल रहा है, हाँ, और सब्सक्राइबर मिल रहा है। अगर इसका भी जवाब यस है, इसका मतलब आर्यन मोटिवेटेड है। आर्यन इज मोटिवेटेड। मैं तो लुट गया। तो पूरा हम मजे मजे में है, ठीक है। क्योंकि हम जो सोच रहे थे कि हम एफर्ट डालेंगे उससे परफॉर्म कर पाएंगे, तो हम देखे कि हाँ यार हम तो परफॉर्म कर पाएंगे। फिर हम परफॉर्म करेंगे तो क्या मेरा वीडियो अच्छा बनेगा, मेरा आउटकम सही आएगा, तो हाँ यार आउटकम भी सही आ रहा है। फिर हम लोग ने देखा कि आउटकम अच्छा आया, तो इसमें क्या हमको रिवॉर्ड मिलेगा कि जो हम कर रहे हैं, मान लीजिए कि उसमें लाइक शेयर हमको मिलेगा, तो देखा कि हाँ यार लाइक शेयर भी मिलेगा। तब हम पूरा मोटिवेटेड हो गए। जब ये तीनों सवाल का जवाब हमको मिल गया यस यस यस, तब हमको मेरा दिल में जागा कि यस हम तो कर सकते हैं। समझे? ये पूरा प्रोसेस को कहते हैं मोटिवेटिंग प्रोसेस। और इसी प्रोसेस को हम लोग समझे, इसी को तो बोलते हैं प्रोसेस थ्योरी। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस को हम लोग समझे। अब मान लीजिए कि ये प्रोसेस से ही हम मोटिवेटेड हो पाते हैं, तो मेरा जो भी मैनेजर होगा वो ये प्रोसेस को वो स्टडी करेगा, वो ये प्रोसेस को स्टडी करेगा, और ये प्रोसेस में वो देखेगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरा आंसर नो आ रहा है, आर्यन यहाँ का आंसर नो आ रहा है, तो मैनेजर क्या करेगा, हमको सिखाएगा, हमको सपोर्ट करेगा कि नहीं नहीं तुम कर लेगा यार, तुम कर लेगा, तुम्हारा एनालिसिस बहुत अच्छा है, तुम्हारा चार्ट बहुत अच्छा है, तुम्हारा नोट्स बहुत तगड़ा है यार, तुम प्रेजेंटेशन तो करो, तुम कर लेगा, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो। तो यहाँ पर मैनेजर हमको नो में यस बदल देगा, नो को यस में बदल देगा। फिर हम यहाँ परफॉर्मेंस आउटकम कर देंगे, आउटकम से रिवार्ड आ जाएगा, और उसके बाद हम मोटिवेटेड, हम ज्यादा काम करेंगे, मैनेजर का फायदा। मान लीजिए कि यहाँ पर हम यस ही है, एक्सपेक्ट यहाँ पर मेरा सही है, लेकिन हमको ये विश्वास नहीं है कि मेरा परफॉर्मेंस जो है वो आउटकम में अच्छा होगा, मेरा जो प्रेजेंटेशन है, पीपीटी है, या मेरा वीडियो है वो अच्छा क्वालिटी का है कि नहीं है, यहाँ पर हमको डाउट है। तो मैनेजर हमको बताएगा कि नहीं यार, यहाँ पर तुम अच्छा बना रहा है, तुम करो, तुम रुको मत, तुम चलते रहो। तो फिर यहाँ पर हमको मोटिवेट कर देगा, हल्का फुल्का सपोर्ट कर देगा मैनेजर। तो फिर हम अल्टीमेटली जाकर के मोटिवेटेड हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस को समझना ही प्रोसेस थ्योरी कहलाता है। ठीक है, जो स्टेप नंबर 1 है उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेंसी। अब हर बार तो हम आपको पूरा चीज नहीं सुनाते रहेंगे ना कि एफर्ट से परफॉर्मेंस होगा, परफॉर्मेंस से क्या हमको आउटकम मिलेगा, आउटकम से क्या हमको रिवॉर्ड मिलेगा। ये 3 सवाल बार बार पूछ रहे हैं, तो बार बार तो इतना कुछ नहीं बोल सकता है कोई आदमी, तो इसका कुछ नाम दे दिया जाएगा। तो इसका नाम दे दिया गया एक्सपेक्टेंसी, कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, इस स्टेज का नाम दे दिया गया इंस्ट्रूमेंटेलिटी। और लास्ट स्टेप का नाम रख दिया गया बैलेंस। एक्सपेक्टेंसी मतलब आप अपना एफर्ट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप अपना एफर्ट से क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए नाम दे दिया कि एक्सपेक्टेंसी। अब परफॉर्मेंस से आपका आउटकम बनेगा, आप कुछ परफॉर्म करिएगा, उससे कुछ आपका आउटकम निकलेगा। तो ये तो इंस्ट्रूमेंट आप करें ना, आप तो इंस्ट्रूमेंट चलाएं, आप तो कन्हैया जी का इंस्ट्रूमेंट चलाएं, उससे आप कुछ आउटकम निकाले, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया इंस्ट्रूमेंटेलिटी। तीसरा है बैलेंस, आपका जो आउटकम मिलेगा उससे आपको रिवार्ड मिलेगा, तो ये आपको खुशी देगा या नहीं खुशी देगा। अगर आपको खुशी देगा तो इसका मतलब कि आप उस रिवार्ड को वैल्यू करते हैं, वैल्यू करते हैं, इसीलिए नाम पड़ गया बैलेंस, वैल्यू से बना बैलेंस। ठीक है, ये 3 चीज पड़ गया, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और बैलेंस। ठीक है, अब ये जो एक्सपेक्टेंसी है ये कुछ चीजों पर डिपेंड करता है, ये जो इंस्ट्रूमेंटेलिटी है ये किसी चीजों पे डिपेंड करता है, कुछ कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है, और ये जो बैलेंस है ये भी किसी चीजों पे डिपेंड करता है। वो क्या क्या चीजें हैं वो भी एक बार हम देख लेते हैं। ये जो एक्सपेक्टेंसी है ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं डिपेंड्स अपॉन, कि आपका ये सवाल का आंसर यस आएगा या नो आएगा, ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है। क्या क्या चीज पे? पहला, सेल्फ एफिकेसी, मतलब आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कैसा है, आप अपने आप को कितना एफिशिएंट मानते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ एफिकेसी। बिलीफ ऑफ वन, बिलीफ ऑफ वन,
टू परफॉर्म, ठीक है, ये हो गया सेल्फ एफिकेसी। दूसरा है परसीव्ड कंट्रोल, कि आप जो एफर्ट कर रहे हैं उससे कुछ परफॉर्मेंस होगा, तो आप एफर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपका एफर्ट करने में कंट्रोल है कि नहीं है। मान लीजिए कि आप एफर्ट करना चाहते हैं लेकिन घर वाला आपको बोलता है कि जाओ धनिया का पत्ता ले आओ, जाओ तुमको सब्जी लाना है, जाओ तुमको दूध लाना है, तो आप तो अपना एफर्ट कर ही नहीं पा रहे हैं, आप तो अपना एनालिसिस, अपना चार्ट, अपना नोट्स तो बना ही नहीं पा रहे हैं, आप अपना कर्म तो कर ही नहीं पा रहे हैं, तो कैसे आप सोच रहे हैं कि परफॉर्म हो पाएगा। तो आपका कंट्रोल यहाँ नहीं है। जब जब आपका कंट्रोल होगा तब तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो एफर्ट है वो परफॉर्मेंस में तब्दील हो पाएगा। इसीलिए परसीव्ड कंट्रोल पे डिपेंड करता है आपका एक्सपेक्टेंसी। और तीसरा है गोल डिफिकल्टी, कि आपका गोल कितना डिफिकल्ट है। क्या आपका गोल है नरेंद्र मोदी को इस बार इलेक्शन में हराना, तब तो फिर आपको ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपका गोल, क्योंकि ना ही आपको इलेक्शन का उतना आइडिया है, ना ही आप पॉलिटिक्स में कभी गए हैं, तो ऐसा डिफिकल्ट गोल भी आपका रहेगा, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपसे काम हो जाएगा, आप परफॉर्म कर पाइएगा। इसीलिए जो एक्सपेक्टेंसी है वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है, सेल्फ एफिकेसी, दूसरा परसीव्ड कंट्रोल, और तीसरा गोल डिफिकल्टी है कि नहीं। ठीक है, गोल डिफिकल्टी। अब जो इंस्ट्रूमेंटेलिटी है कि आप जो परफॉर्म कर रहे हैं उसके उससे आपका आउटकम निकलेगा कि नहीं, उससे कुछ रिजल्ट निकलेगा कि नहीं। अगर आप मान लीजिए वीडियो बना रहे हैं या फिर पीपीटी बना रहे हैं, तो उससे गुड क्वालिटी वीडियो बनेगा कि नहीं, अच्छा कंटेंट निकलेगा कि नहीं, तो आपका जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, तो वो परफॉर्मेंस से आउटकम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो आप चाहते हैं वैसा आउटकम मिलेगा कि नहीं करेगा। तो ये चीज भी डिपेंड करता है 3 चीजों पर। ठीक है, ये कौन कौन सा 3 चीज है। सबसे पहला ट्रस्ट, ठीक है, ये ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब हो गया कि जो आउटकम दे रहा है आपको उस पे आपको ट्रस्ट है। मेरे केस में क्या है कि जो मेरा कैमरा है उस पे हमको ट्रस्ट होना चाहिए कि कैमरा बीच में बंद नहीं हो जाएगा। अगर मान लीजिए कैमरा बीच में बंद हो जाएगा तो हम तो जो परफॉर्म कर रहे हैं उसका आउटकम नहीं निकल पाएगा, वीडियो वगैरह बनेगा ही नहीं अच्छा क्वालिटी का। फिर मान लीजिए कि हमको अपना ट्रस्ट नहीं है अपना माइक पे, तो हम कुछ भी बोलेंगे और आपको आ जाएगा गिच 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 गिच, फट 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 फट, तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। तो फिर वहां पर हमको भरोसा ही नहीं है अब जो हमको आउटकम देने वाला है। मेरे जगह में आउटकम कौन देने वाला है, मेरा लैपटॉप, मेरा ये माइक, यही तो हमको आउटकम देने वाला है, तो इस पे हमको ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, ट्रस्ट के लिए एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि आपका कंपनी आपको सिंगापुर भेजा है, वहां पर परफॉर्मेंस होने वाला है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके अंदर एक्सपेक्टेंसी जागेगा, आप सवाल पूछिएगा कि क्या हम जो एफर्ट डाल रहे हैं, हम क्या इतना मेहनत कर रहे हैं वहां पर प्रेजेंटेशन करने का, क्या क्या हम सिंगापुर जाकर के प्रेजेंट कर पाएंगे। अगर आपको आप अपने से जवाब मिलता है कि हाँ तुम कर पाओगे, तो इसका मतलब आपका एक्सपेक्टेंसी क्लियर है। अब इंस्ट्रूमेंटेलिटी का बात आता है कि आप सोच रहे हैं कि जो हम परफॉर्म करेंगे वहां पर क्या हमको प्राइज मिलेगा, तो वो कैसे डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है कि आपको वहां प्राइज मिलेगा, जो आप परफॉर्म करिएगा उससे आपको प्राइज मिलेगा। ट्रस्ट पर डिपेंड करता है। पहला क्या है, ट्रस्ट पर डिपेंड करता है कि आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि जो आपको अवार्ड देने वाला है, जो आपको प्राइज देने वाला है, वो फेयर होना चाहिए, वो पार्शियलिटी ना करे, तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए उस पर। दूसरा, दूसरा आपको कंट्रोल होना चाहिए कि आप जो भी वहां पर परफॉर्म कर रहे हो, तो ये जो परफॉर्म आप कर रहे हैं वो सिंपल होना चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, फिर ये इवेल्युएशन दूसरे के पास जाएगा, फिर तीसरे के पास जाएगा, फिर चौथा के पास जाएगा और पांचवा आपको जाकर के प्राइज देगा। तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो आपको देख रहा है वही सीधा आपको प्राइज दे देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कंट्रोल सिंपल हो गया। आपका कंट्रोल है कि कौन आपको प्राइज दे रहा है नहीं दे रहा है, आपका कंट्रोल है कि आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से मेरा भी कंट्रोल होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम वीडियो बना रहे हैं तो मेरा भी कंट्रोल होना चाहिए कि हम मान लीजिए वीडियो बना रहे हैं तो कहीं पर हम पॉज कर सकते हैं, कहीं पर हम प्ले कर सकते हैं, कहीं पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, कहीं पर हम वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये कंट्रोल होना चाहिए। ये जो प्रोसेस है सिंपल होना चाहिए। और तीसरा है पॉलिसी। पॉलिसीज का मतलब कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हम जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो किस तरह का परफॉर्मेंस से किस तरह का आउटकम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमको ये क्लियर होना चाहिए कि हम अगर अच्छा वीडियो डालेंगे तो हमको अच्छा लाइक सब्सक्राइबर मिलेगा, ये चीज हमको क्लियर होना चाहिए। अगर ये चीज हमको मान लीजिए क्लियर नहीं है तो इसका मतलब कि मेरा पॉलिसीज सही नहीं है। तो अगर मान लीजिए यही हमको क्लियर नहीं है कि हम अच्छा वीडियो बनाएंगे तो हमको अच्छा सब्सक्राइबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि मेरा परफॉर्मेंस जो है वो आउटकम आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए इंस्ट्रूमेंटेलिटी
तीन चीजों पर डिपेंड करता है, ट्रस्ट पे, कंट्रोल पे और पॉलिसीज पे। बैलेंस अब देखते हैं, बैलेंस क्या है। बैलेंस मतलब आपको जो रिवार्ड मिला उसको आप वैल्यू देते हैं या नहीं देते हैं। तो जब बैलेंस है वो तीन तरीके का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक जीरो। पॉजिटिव का मतलब कि जो भी आप पॉजिटिव का मतलब कि जो भी आपको रिवार्ड मिला है उसको आप वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमको जो लाइक शेयर सब्सक्राइबर मिल रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइबर मिल रहा है, ये हम चाहते थे, इसका हम डिमांड करते थे। तो लाइक शेयर अगर हमको मिल रहा है तो हम तो खुश हैं। तो इसका मतलब जो रिवार्ड हमको मिला है वो रिवार्ड का हम वैल्यू करते हैं। तो इसी यहाँ पर इसीलिए बैलेंस मेरा पॉजिटिव हो गया। मान लीजिए कि ये लाइक शेयर के बदले में हमको क्या मिल रहा है, अपना बॉस का बॉस हमको क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है, 50 रुपए दे रहा है हम महीना का। तो हम 50 रुपए से खुश हैं, बताइए। रिवार्ड तो हमको मिल रहा है, 50 रुपए तो मिल रहा है। मान लीजिए 50,000 दे रहा है, 50,000 तो हमको मिल रहा है, लेकिन क्या है, आप लोग आके हमको गाली बक दे रहे हैं कि क्या तुम बना रहा है यार, वीडियो में समझ में ही नहीं आ रहा, तुम पागल वागल है क्या। अगर मान लीजिए आप लोग ऐसा कमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है, और हमको मेरा बॉस दे रहा है 50,000 रुपया, ले लो यार, तुम तो अच्छा पढ़ा रहा है, ले लो यार, अच्छा पढ़ा रहा है। तो क्या हम रिवार्ड को वैल्यू देंगे? नहीं, हम रिवार्ड को वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि वो रिवार्ड तुमको चाहिए ही नहीं था। तो वही यहाँ पर मेरा नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल, आप सिंगापुर में गए और आपको क्या हुआ कि पूरा जनता आपको गाली दिया, लेकिन आपको प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिल गया, ठीक है, या फिर इंप्लॉय ऑफ द अवार्ड मिल गया। तो इंप्लॉय ऑफ द ईयर का आपको अवार्ड मिल गया, वो आपको नहीं चाहिए था, आपको चाहिए था सिंगापुर वाला आपको ताली मारे। तो आपको क्या, आपको बुरा लग जाएगा, क्योंकि आपको जो चाहिए था वो तो नहीं मिला, ठीक है। अगर वो नहीं मिला तो इसका मतलब वो नेगेटिव बैलेंस हो गया। एक होता है जीरो, जहां आपको फर्क नहीं पड़ता है, जहां आपको फर्क नहीं पड़ता है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, आई एम मोटिवेटेड एंड फॉरगेट अबाउट द रेस्ट। अगर ऐसा है तो वहां पर आपका जीरो बैलेंस है, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए कि ये तीन चीज है, ठीक है। एक बात आप समझ पा रहे हैं, ये मैनेजर को कितना काम करना पड़ेगा। अगर मैनेजर मान लीजिए पूरा प्रोसेस को समझेगा, पढ़ेगा, तो हर इंप्लॉय का इस एक्सपेक्टेंसी देखेगा, इंस्ट्रूमेंटलिटी ध्यान देगा, बैलेंस ध्यान देगा। सारा मैनेजर सोचेगा कि इतना हम काम करते रहेंगे, अपना काम कब करेंगे, यही सबको मैनेज करते रहेंगे क्या, यही नहीं सोचेगा, सोचिए। तो चलिए अब हम लोग चार्ट को एक बार देख लेते हैं। ये चार्ट बहुत ही आसान है, हम लोगों ने बेसिक चीज, मेन चीज ऑलरेडी कर लिया। इसमें कहता है कि दिस थ्योरी अज्यूम्स बिहेवियर रिजल्ट्स फ्रॉम कॉन्शियस चेंजेस अमॉन्ग अल्टरनेटिव्स whose purpose is to maximize pleasure and minimize pain. It is cognitive based theory. इसका क्या मतलब है एक बार देखते हैं। इसमें कह रहा है कि जो आर्यन था, ठीक है, ये बहुत सारा काम कर सकता था, लेकिन ये वीडियो बनाना चुना, ठीक है। ये सीए भी बन सकता था, ठीक है, ये टीचर भी बन सकता था, ठीक है। उसके बाद ये मान लीजिए कि सुपरवाइजर बन सकता था, ठीक है, ये फार्मर बन सकता था, फार्मर वाला काम कर सकता था, है ना, ये अटेंडेंट वाला बन सकता था काम, ठीक है। उसके बाद ये अकाउंटेंट भी बन सकता था। इतना सारा अल्टरनेटिव्स में आर्यन कौन सा अल्टरनेटिव चुना है? आर्यन वही वाला अल्टरनेटिव चुना है जिससे आर्यन को पेन बहुत कम हो और प्लेजर ज्यादा हो, खुशी ज्यादा हो। तो हर आदमी यही करता है, वही अल्टरनेटिव चुनता है जिसमें पेन कम हो और खुशी ज्यादा हो। तो वही यहीं पर यहाँ पर कहा गया है कि बिहेवियर रिजल्ट करता है फ्रॉम कॉन्शियस चॉइसेस अमॉन्ग अल्टरनेटिव्स whose purpose is to maximize pleasure and minimize pain। ये जो है एक कॉग्निटिव बेस्ड थ्योरी है। देखिए इस थ्योरी में हम लोग एक्सपेक्टेंसी का बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिटी का बात करते हैं, बैलेंस का बात करते हैं। तो इन तीनों चीजों में आप अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं, अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं। फिर मैनेजर भी दिमाग लगा कर सोचेगा कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप क्या इंस्ट्रूमेंटलिटी है और आप क्या बैलेंस है। तो ये तीनों चीज मैनेजर भी सोच रहा है दिमाग लगा करके, आदमी भी खुद से सवाल पूछ रहा है दिमाग लगा करके। तो यहाँ पर दिमाग का बहुत यूज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर इसको कहा गया कि ये कॉग्निटिव बेस्ड थ्योरी है। कॉग्निटिव का मतलब होता है दिमाग, जहां पर आपका दिमाग लगे वही है दिमाग बेस्ड थ्योरी, ठीक। अब इसको थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग देखेंगे इस थ्योरी के हिसाब से मोटिवेशनल फोर्स क्या होता है। इस थ्योरी के हिसाब से एक आदमी तब मोटिवेटेड रहता है जब उसका एक्सपेक्टेंसी हो बढ़िया, इंस्ट्रूमेंटलिटी हो बढ़िया और बैलेंस भी हो बढ़िया। मान लीजिए कि इन तीनों में से कोई भी अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। एग्जाम्पल, बैलेंस आपका जीरो हो गया, मतलब कि आपको जो भी रिवॉर्ड मिलता है वो आप वैल्यू नहीं करते हैं।
आपको रिवॉर्ड मिल रहा है पैसा, लेकिन आपको पैसा नहीं इज्जत चाहिए था, तो इसका मतलब बैलेंस आपका हो गया जीरो। अगर बैलेंस आपका अगर गया जीरो, तो इसका मतलब आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, मोटिवेशनल फोर्स भी हो गया जीरो। ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप बैलेंस है, आप जो भी आपको रिवॉर्ड मिलता है उसका आप वैल्यू करते हैं, तो बैलेंस आपका पॉजिटिव 1 है, लेकिन इंस्ट्रूमेंटलिटी नहीं है। आपको लगता है कि आप जो काम करेंगे वो काम बढ़िया से हो नहीं पाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपका इंस्ट्रूमेंटलिटी जो है वो जीरो है। तो अगर आपका बैलेंस भी अच्छा है, एक्सपेक्टेंसी भी अच्छा है, लेकिन आपका इंस्ट्रूमेंटलिटी जीरो है, तो भी आप मोटिवेटेड नहीं रहिएगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको लगता है कि अगर आप काम करिएगा तो आप अच्छा कर लीजिएगा और जो रिवार्ड मिलेगा वो उससे अभी आपको खूब खुशी मिलेगा, लेकिन आपका एक्सपेक्टेंसी जीरो है। मतलब कि आप जानते हैं कि आप काम कर ही नहीं पाइएगा। आप काम करने जाइएगा तो कुछ ना कुछ रोड़ा आ जाएगा, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आ जाएगा, आप काम कर ही नहीं पाइएगा। तो उस केस में भी आप मोटिवेटेड नहीं रहिएगा। इस थ्योरी के हिसाब से ऐसा कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी और बैलेंस तीनों जरूरी है। एक भी जीरो हुआ तो आदमी मोटिवेटेड नहीं रहेगा। इसके बाद कहा गया कि एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी और बैलेंस क्या क्या होता है और ये किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो आपका यहाँ पर बताया गया कि एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटैलिटी क्या होता है और बैलेंस क्या होता है। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। तो एक्सपेक्टेंसी का मतलब है, आदमी खुद से सवाल पूछता है, विल माई एफर्ट लीड टू हाई परफॉर्मेंस? क्या हम जो एफर्ट कर रहे हैं उससे हमको परफॉर्मेंस मिलेगा? ऐसा सवाल पूछता है एक्सपेक्टेंसी के अंदर। ठीक है। फिर अगला सवाल पूछता है कि जो हम परफॉर्म करेंगे, जो भी मेरा परफॉर्मेंस होगा, उससे क्या हमको आउटकम्स मिलेगा? तो इसको कहते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंटेलिटी। फिर तीसरा सवाल पूछता है कि क्या जो मेरा आउटकम्स है वो डिजायरेबल है? जो मेरा आउटकम निकलेगा क्या हमको उससे खुशी मिलेगा? तो रिवॉर्ड से क्या हमको बैलेंस मिलेगा? ये तीन चीज ये पूछता है। तो एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटेलिटी क्या होता है, बैलेंस क्या होता है, ये आपको मालूम चल गया। एक्सपेक्टेंसी किस चीज पर डिपेंड करता है, इंस्ट्रूमेंटेलिटी किस चीज पर डिपेंड करता है, वो सब भी हम लोग देख लेते हैं। तो तीन एलिमेंट क्या क्या है, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और बैलेंस। ये तीनों किसी चीज पर डिपेंड करता है। क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है वो देखते हैं हम लोग एक एक करके। तो एक्सपेक्टेंसी किस चीज पर डिपेंड करता है, मतलब एक्सपेक्टेंसी मतलब आपका जो एफर्ट है वो परफॉर्मेंस में बदल पाएगा, आप परफॉर्म कर पाइएगा। आप जो मान लीजिए नोट्स बनाए हैं, उस नोट्स को आप एग्जाम में लिख पाइएगा, या फिर जो हम नोट्स बनाए हैं उसको क्या हम वीडियो में तब्दील कर पाएंगे? ये सवाल का जवाब तीन चीज पर डिपेंड करता है। सेल्फ एफिकेसी, आपको अपने अंदर कितना भरोसा है। दूसरा, गोल कितना डिफिकल्ट है, आपको कैसा लगता है, ज्यादा डिफिकल्ट लगता है तो नहीं होगा, कम डिफिकल्ट लगता है तो आपको हो जाएगा। तीसरा, परसीव्ड कंट्रोल, कंट्रोल कितना आपका रिजल्ट पे। अगर मान लीजिए कि आप एफर्ट कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा। अगर मान लीजिए कि आप नोट्स बनाएं तो आप कंट्रोल है आप में कि ये जो नोट्स है वो हम आराम से वहां पर जाकर के याद करके लिख सकते हैं, तो इस पे आपको कंट्रोल है। उसी को बोलते हैं परसीव्ड कंट्रोल। तीन चीज हो गया जिस पर डिपेंड करता है एक्सपेक्टेंसी। अब इंस्ट्रूमेंटेलिटी किस पर डिपेंड करता है, तीन चीजों पर डिपेंड करता है कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो आउटकम में बदलेगा कि नहीं। मतलब आप जो वहां पर एग्जाम में लिख करके आइएगा, ये क्या हो गया, आप जो वहां पर एग्जाम में लिख करके आइएगा उससे आप जो चाहते हैं नंबर आना, वो नंबर आएगा कि नहीं आएगा। जो भी वहां पर आप नोट्स लिख करके आइएगा उससे आपको नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो है। तो ये चीज किस पर डिपेंड करता है, तीन चीजों पर डिपेंड करता है। ट्रस्ट पे, आपको ट्रस्ट है कि जो आपको आउटकम देने वाला है, जो आपको नंबर देने वाला है वो फेयर है। तो बिलीव ऑन दोज पीपल हु डिसाइड्स हु रिसीव्स व्हाट आउटकम। तो आपको भरोसा होना चाहिए कि जो एग्जामिनर है वो आपको अच्छा नंबर देगा। तो ट्रस्ट भी होना चाहिए। दूसरा, कंट्रोल होना चाहिए, सिंपलिसिटी ऑफ द प्रोसेस दैट डिसाइड्स व्हाट हु गेट्स व्हाट आउटकम। प्रोसेस सिंपल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप यहाँ पर नोट्स बना रहे हैं, वो नोट्स एक बार जाकर के फिल्टर आउट होगा, एक बार पानी में धोआ जाएगा, उसके बाद जाके पहुंचेगा एग्जामिनर के पास। अगर ऐसा प्रोसेस है तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन मान लीजिए कि आप नोट्स लिखें, ये नोट्स डायरेक्ट पहुंचा एक आदमी के पास, वो चेक किया और आपको नंबर पकड़ा दिया, तो ये सिंपल है प्रोसेस। तो इसका मतलब कि यहाँ पर आपका कंट्रोल है कि आपको क्या आउटकम मिलेगा इस चीज पे। तीसरा चीज है पॉलिसीज, क्लैरिटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन परफॉर्मेंस एंड आउटकम। आपको पूरा क्लियर है कि यहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे
तो इस तरह से हमको आउटकम मिल जाएगा। तो ये 3 चीज़ों पर अगर आपका इंस्ट्रूमेंटैलिटी डिपेंड करता है, ठीक है। अब बैलेंस देखते हैं। बैलेंस मतलब एक्चुअल सेटिस्फैक्शन आपको कितना हो रहा है जब एक आदमी या फिर आप कोई गोल को अचीव करते हैं। एक्चुअल सेटिस्फैक्शन दैट एन एम्प्लॉई एक्सपेक्ट्स टू रिसीव आफ्टर अचीविंग द गोल्स। अगर उसका -1 है बैलेंस, इसका मतलब कि वो आउटकम को वो पसंद नहीं करता है, वो आउटकम को अवॉइड करना चाहता है। अगर उसका आउटकम प्लस पॉजिटिव है, मतलब +1 है, इसका मतलब कि वो आउटकम को पसंद कर रहा है, वही आउटकम उसको चाहिए था, वो उस आउटकम को वैल्यू करता है। आपको मान लीजिए कि पासिंग मार्क्स मिल गया, आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया, तो उसको आप वेलकम कर रहे हैं कि आओ, हम तो ये चाहते थे, हम इसी को चाहते थे, हम नहीं चाहते कि आप टॉप कर जाए, हम कट ऑफ क्लियर कर लिए, हम खुश हैं, तो आप उस आउटकम को वेलकम करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कोई आपको आकर टीचर बोला कि तुम बहुत अच्छा लिखे थे भाई, तुम बहुत मस्त हो स्टूडेंट, लेकिन तुम पास नहीं करोगे। अगर ऐसा बोलेगा तो वो आउटकम आपको नहीं चाहिए, आपको किसी का तारीफ नहीं चाहिए, आपको नंबर चाहिए था, वो आपको नहीं मिला, तो आपका जो बैलेंस होगा वो -1 हो जाएगा। 0 मतलब इनडिफरेंट टू आउटकम, ठीक है। अब तो हम लोग ये चीज पूरा चीज समझ गए। अब हम लोग इसका देख लेते हैं कि क्या है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म से पहले ये थ्योरी के अंदर 3 रिलेशनशिप आता है। तो इस थ्योरी में 3 रिलेशनशिप है, वो 3 रिलेशनशिप को देख लेते हैं। एफर्ट और परफॉर्मेंस के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटलिटी कहते हैं। और रिवॉर्ड से जो हमको पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है या फिर पर्सनल गोल्स होता है, उससे हम लोग का बैलेंस क्रिएट होता है। तो एक्सपेक्टेंसी का मतलब एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप, इंस्ट्रूमेंटलिटी का मतलब परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप, और बैलेंस का मतलब रिवॉर्ड और पर्सनल सेटिस्फैक्शन रिलेशनशिप, ठीक है। अब क्रिटिसिज्म को देखते हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म है कि इसमें कहा गया है कि कोई एक फैक्टर भी अगर 0 हो गया तो एक इंसान मोटिवेटेड फील नहीं करता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा सच बात नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कहा गया है इस थ्योरी के अनुसार से कि आदमी मोटिवेटेड तभी रहेगा जब एक्सपेक्टेंसी भी सही हो, इंस्ट्रूमेंटलिटी भी सही हो और बैलेंस भी सही हो। लेकिन मान लीजिए कि हम जानते हैं कि क्या बोलते हैं, आप लोग का लाइक शेयर सब्सक्राइबर हमको नहीं मिलेगा। जब हम शुरुआत किए थे तो हम ये सोचे नहीं थे कि हमको लाइक शेयर सब्सक्राइबर मिलेगा, तो इसका मतलब वहां पर मेरा बैलेंस 0 था, हम इनडिफरेंट थे। हमको नहीं चाहिए था कि आप हमको लाइक शेयर सब्सक्राइबर करते तो भी हम काम करते, हम ऐसे भी काम करने वाले थे। तो यहाँ पर तो हम तो भी मोटिवेटेड थे, जबकि मेरा एक फैक्टर 0 हो चुका है ना। तो ये कैसा है, तो रियल लाइफ में काम नहीं देगा, ये रियल लाइफ में काम नहीं देता है। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई फैक्टर आपका 0 होगा भी तो भी आप मोटिवेटेड रहते हैं। यही इसका सबसे पहला क्रिटिसिज्म है। दूसरा क्रिटिसिज्म कहता है कि यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन है, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर ऐड होना चाहिए था, यहाँ पर ऐड होना चाहिए था। ऐसा कहा गया है ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ मोटिवेशन में कि यहाँ पर एडिटिव होना चाहिए था। ये इक्वेशन जो है ये मल्टीप्लीकेटिव नहीं एडिटिव होना चाहिए था, यानी कि यहाँ प्लस होना चाहिए था। प्लस होने से क्या होता, मेरा बैलेंस तो भले 0 है, लेकिन मान लीजिए कि मेरा इंस्ट्रूमेंटलिटी 1 है और एक्सपेक्टेंसी भी 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हम मोटिवेटेड रहेंगे, मेरा मोटिवेशन 0 नहीं होगा, है ना। तीसरा में कह रहा है, तीसरा क्रिटिसिज्म कहता है कि ये काम नहीं करता है विदाउट एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय मैनेजर। मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पर एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी, बैलेंस, इतना कुछ को ध्यान देना पड़ेगा एक मैनेजर को, और सब एम्प्लॉय का देखना पड़ेगा। तो सब एम्प्लॉय का मैनेजर यही सब देखते रहेगा तो काम क्या करेगा वो बेचारा। तो इसीलिए बोलता है कि बिना एक्टिव पार्टिसिपेशन का ये थ्योरी कुछ नहीं है, सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल में कुछ काम नहीं आएगा ये। उसके बाद बोलता है पर्सनल डिफरेंसेस। आदमी का अपना अपना अलग अलग चॉइस होता है। कोई बैलेंस को उतना वैल्यू नहीं देता है, क्या फर्क पड़ता है अगर मान लीजिए रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, उसको फर्क नहीं पड़ता है, मेरे जैसा काम करो बस, ना में काम चल जाता है। किसी को लगता है कि हम मेरा काम करने से काम पूरा नहीं होगा, लेकिन तो भी वो मोटिवेटेड रहता है कि चलो यार करके तो देखते हैं, क्या पता हो जाए, है ना। तो वहां उसका एक्सपेक्टेंसी 0 है, इसके बावजूद वो मोटिवेटेड है। तो अलग अलग लोगों को लेकर के अलग अलग डिफरेंसेस होता है। सिचुएशनल डिफरेंसेस, जितना भी आप बना लीजिए थ्योरी, वो थ्योरी जो है सिचुएशन टू सिचुएशन सेम नहीं रहेगा, सिचुएशन के अनुसार से वो बदल ही जाएगा। तो ये जो चौथा और पांचवा क्रिटिसिज्म है, ये हर थ्योरी पे लागू होता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा यूनिवर्सल थ्योरी अभी तक आया नहीं है, समझे। तो पर्सनल डिफरेंसेस यानी कि हर आदमी का पर्सनालिटी अलग होता है,
तो उस पे हर तरह का थ्योरी फिट नहीं बैठेगा, समझे। इसीलिए पर्सनल डिफरेंसेस और सिचुएशनल डिफरेंसेस क्रिटिसिज्म आता है सारे थ्योरी का। तो यहाँ पर मैंने ये पूरा आपको कवर करा दिया। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये वीडियो के थ्रू शायद आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर मेरा वीडियो अगर आपको समझ में आया तो आप मेरे वीडियो में जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसको एक बार मैं समराइज कर देना चाहता हूँ, ठीक है। थोड़ा फास्ट मैं आपका ये समराइज कर दूंगा। ये जो मैं फास्ट फास्ट आपको बोलता हूँ ना, यही फास्ट फास्ट को मैं क्लिप को काट काट के मैं मैराथन सेशन बनाऊंगा, समझे। तो अगर आपका ये वीडियो सब देखा हुआ रहेगा तो जब आप मैराथन सेशन देखोगे तो आपको पट पट सब याद आ जाएगा, समझे। और ये वर्ड सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो वर्ड यहाँ पर मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस थ्योरी क्या होता है? एक प्रोसेस को समझना। अगर एक प्रोसेस को समझ लेंगे, जिस प्रोसेस से एक आदमी मोटिवेट हो जाता है, तो उस प्रोसेस में कुछ चेंजेस करके हम एक इंसान को मोटिवेटेड कर पाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस थ्योरीज। सबसे पहला प्रोसेस थ्योरी है व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इस थ्योरी में कहा गया है कि एक आदमी तब मोटिवेटेड रहता है जब एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और बैलेंस तीनों पॉजिटिव हो। एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है? एक बिलीफ जो ये कहता है कि हम जो एफर्ट डाल रहे हैं उससे परफॉर्मेंस हो पाएगा। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेलिटी, ये ऐसा बिलीफ है जो ये कहता है कि हम जो भी परफॉर्म कर रहे हैं उससे हमको कुछ आउटकम मिलेगा। और बैलेंस, ये ऐसा बिलीफ है कि जो भी हमको रिवॉर्ड मिलेगा उसको हम वेलकम करेंगे, उसको हम पसंद करेंगे। अगर ये तीनों चीज पॉजिटिव रहता है तो आप मोटिवेटेड फील करते हैं। तीनों में से कोई एक भी चीज नहीं रहे तो आप मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं। ये कहता है ब्रूम। ब्रूम मतलब विक्टर ब्रूम के द्वारा ये थ्योरी दिया गया है, ठीक है। एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और बैलेंस, ये तीनों कुछ कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। एक्सपेक्टेंसी डिपेंड करता है सेल्फ एफिकेसी पर, कि हम क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। दूसरा गोल डिफिकल्टी पे, मेरा गोल डिफिकल्ट है या इजी है। तीसरा परसीव्ड कंट्रोल, हम अपना एफर्ट लगाने में कितना कंट्रोल है मेरा। अगर कंट्रोल नहीं है अपना एफर्ट डालने में ही तो मुश्किल है। तो ये तीन चीजों पर एक्सपेक्टेंसी डिपेंड करता है, सेल्फ एफिकेसी, गोल डिफिकल्टी, परसीव्ड कंट्रोल। फिर इंस्ट्रूमेंटेलिटी, मतलब जो हम परफॉर्म कर रहे हैं क्या उससे हमको रिजल्ट मिलेगा, क्या आउटकम मिलेगा। तो ये चीज तीन चीजों पर डिपेंड करता है। ट्रस्ट, जो हमको आउटकम देने वाला है उस पर हमको ट्रस्ट होना चाहिए। दूसरा कंट्रोल, कि जिस तरीके से हमको वो आउटकम मिलने वाला है, जिस तरीके से हमको वो रिजल्ट मिलने वाला है, वो जो तरीका है वो सिंपल होना चाहिए। तीसरा पॉलिसीज, हम जो काम कर रहे हैं उससे हमको रिजल्ट मिलेगा, ये इसका हमको क्लैरिटी होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम काम कर रहे हैं रिजल्ट मिले या ना मिले, कंफ्यूज्ड है, नहीं नहीं, ये क्लियर होना चाहिए। तो इंस्ट्रूमेंटेलिटी तीन चीजों पर डिपेंड करता है, ट्रस्ट, कंट्रोल, पॉलिसीज। बैलेंस, बैलेंस होता है कि हमको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर मान लीजिए कि जो हमको आउटकम मिला है उससे हमको खुशी मिल रहा है, तब तो मेरा बैलेंस है पॉजिटिव वन। लेकिन हमको खुशी नहीं मिल रहा है तो वो है नेगेटिव वन बैलेंस। और अगर मान लो कि हमको जो भी मिल रहा है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो मेरा बैलेंस है जीरो। ये थ्योरी जो है वो तीन रिलेशनशिप पे कंसंट्रेट करता है। एक है एफर्ट परफॉर्मेंस, जिसको हम लोग एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। दूसरा है परफॉर्मेंस रिवॉर्ड, जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटेलिटी कहते हैं। और तीसरा है रिवॉर्ड और पर्सनल सेटिस्फैक्शन, जिसको हम लोग बैलेंस कहते हैं। इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म है। इस थ्योरी में कहा था कि एक्सपेक्टेंसी या फिर इंस्ट्रूमेंटेलिटी या फिर बैलेंस, तीनों में से कोई एक भी जीरो हो गया तो आपका मोटिवेशन भी जीरो हो गया। लेकिन ऐसा असल जिंदगी में नहीं होता है। असल जिंदगी में अगर बैलेंस जीरो भी रहे, आपको क्या करना है उससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपको रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा है तो भी आप मोटिवेटेड रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं जब यूट्यूब का वीडियो बनाता था तो मैं ये नहीं सोचा था कि आपका सब्सक्राइबर, लाइक, शेयर, कमेंट अच्छा अच्छा आएगा। मैंने ये बिना सोचे ही ये वीडियो डाला था, तब भी मैं मोटिवेटेड था। तो यहाँ पर तो ये थ्योरी फेल हो जाता है। इसीलिए कहता है कि अगर कोई एक फैक्टर जीरो हो जाए और मोटिवेशन जीरो हो जाए तो ये रियल लाइफ में इतना मैटर नहीं करता है। दूसरा कि ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ मोटिवेशन के हिसाब से ये इक्वेशन जो है ये मल्टीप्लिकेटिव नहीं होना चाहिए था, एडिटिव होना चाहिए था। यानी कि एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाइड बाय इंस्ट्रूमेंटेलिटी मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस नहीं होना चाहिए था, बल्कि ऐसा होना चाहिए था एक्सपेक्टेंसी प्लस इंस्ट्रूमेंटेलिटी प्लस बैलेंस, ठीक है। तीसरा क्रिटिसिज्म इसको मिला कि ये थ्योरी जो है
ये एक्टिव पार्टिसिपेशन मांगता है मैनेजर के द्वारा, वरना ये काम ही नहीं करेगा। चौथा और पांचवा एकदम यूनिवर्सल क्रिटिसिज्म है, सारे थ्योरी में आप लगा सकते हैं कि हर लोग अलग अलग होता है, तो हर लोगों पे अलग अलग थ्योरी काम करेगा, ना कि एक ही थ्योरी सब पे काम करेगा। तो सब पर्सनल डिफरेंसेस के साथ चलता है। पांचवा है सिचुएशनल डिफरेंसेस, अलग अलग सिचुएशन में कुछ कुछ थ्योरीज फेल हो जाती है, तो इसीलिए सिचुएशनल डिफरेंसेस भी एक तरह का क्रिटिसिज्म होता है। तो यहाँ पर पूरा जो ये चार्ट है उसको मैंने समराइज कर दिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो में आप लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट का इंतजार मैं दिन रात करते रहता हूं। आपका एक कमेंट मेरा पूरा दिन पूरा रात बना देता है। शेयर आप जरूर कर सकते हैं मेरे वीडियो को, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो और आपको फायदा मिलता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आगे आने वाले कंटेंट में आपको बहुत फायदा दे सकता हूँ। ये जितना भी नोट्स है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, कुमार आर्यन टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है। जैसे ही ये मोटिवेशन का चैप्टर खत्म होगा तो ये पूरा चैप्टर का नोट्स आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है या फिर मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है, पर्सनली बात करना है, तो आप इस इंस्टाग्राम हैंडल पे जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे चैट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।